नमस्कार फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, लर्निंग की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। म्यूचुअल फंड सीरीज में आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा एनएवी और यूनिट्स। म्यूचुअल फंड में एनएवी और यूनिट कैसे कैलकुलेट होती हैं, क्या रेलेवेंस है इसका। नॉर्मली जब हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं, डिविडेंड बोनस हमें मिलता है और अगर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो हम उन शेयर्स के प्राइस चेक करके हमें पता चलता है कि हमारा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है या लॉस में है। अब अगर हमने वहाँ पर 8, 10, 15, 20 कंपनीज के शेयर्स लिए हुए हैं तो हमें हर कंपनी का प्राइस चेक करना पड़ता है। उसके बाद हम टोटल प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। बट म्यूचुअल फंड में हमें सिर्फ एक ही प्राइस मिलता है, दैट इज कॉल्ड एनएवी, नेट असेट वैल्यू। उसके अप डाउन से ही हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये टर्मिनोलॉजी क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, डिविडेंड बोनस का क्या होता है जो हमारे हाथ में नहीं आते, वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं तो हमें उसका बेनिफिट कैसे मिलता है, ये सब हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो, नॉर्मली जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले नंबर 1 बैंक अकाउंट चाहिए, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, तीसरा डीमेट अकाउंट चाहिए। जब भी हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम एनएसई पर जाते हैं, हम यहाँ पर बाय करते हैं शेयर्स। और रिलायंस, आईटीसी, टीसीएस, हमने जो भी कंपनी से शेयर्स ले लिए तो वो कंपनियों के शेयर हमारे यहाँ पर डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं। यहाँ पर ये शेयर्स आ जाते हैं, क्रेडिट हो जाता है। और यहाँ पर जब ये शेयर्स आ जाते हैं तो हम कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। और अगर कोई डिविडेंड आया या बोनस शेयर इशू हुए, राइट शेयर इशू हुए, तो वो भी हमारे, डिविडेंड है तो बैंक अकाउंट में आएगा और शेयर्स हैं तो डीमेट अकाउंट में आएगा। इस तरह से डायरेक्ट हमारा रिलेशन हो जाता है। बट म्यूचुअल फंड के केस में शेयर्स डायरेक्ट हमारे नाम पर नहीं होते। हम फंड्स म्यूचुअल फंड को देते हैं, म्यूचुअल फंड हमारे फंड्स को आगे इन्वेस्ट करता है और वो जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है वो उसके डीमेट अकाउंट में आते हैं। कंपनीज के रिकॉर्ड्स में वो शेयर होल्डर बनता है, डिविडेंड बोनस कंपनी उसको देती है और यूनिट के थ्रू वो हमें देता है। इसी को हमें आज समझना है। तो इसमें देखो, जैसे मान लो आपका एक बैंक अकाउंट है, आपने फंड्स दिए म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड्स ने पूल कर लिया बहुत सारे इन्वेस्टर से। अब वो इन्वेस्ट करेगा इन सब कंपनीज में। अब जो भी डिविडेंड बोनस आएगा वो म्यूचुअल फंड के पास जाने वाला है, ये हमें पता चला। म्यूचुअल फंड हमें कैसे इसका बेनिफिट देता है, हमें आज ये समझना है। और वो कैसे खुद कमाता है, और एनएवी से हमें कैसे पता चलेगा कि वो एनएवी का रेलेवेंस क्या है, एनएवी की कैलकुलेशन कैसे होती है, इसी को आगे आज समझते हैं। देखो, सपोज आपने अपने फंड्स एक म्यूचुअल फंड को दिए और म्यूचुअल फंड्स के पास टोटल कॉर्पस है 10 करोड़। ये 10 करोड़ उसके मान लो 1 लाख इन्वेस्टर्स का है। 1 लाख इन्वेस्टर्स ने यहां पर पैसा दिया हुआ है, सबने यहां पर फंड्स दिए हैं और उसने पूल किया है उस फंड्स को। अब इसने ये 10 करोड़ को इन्वेस्ट कर दिया एनएसई पर और बीएसई पर, जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं। मान लो यहां पर उसने 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया। अब ये जो 100 कंपनीज हैं वो इसके डीमेट अकाउंट में आएंगी, हमारे डीमेट अकाउंट में तो नहीं आएंगी। और जो डिविडेंड है वो भी इसी के बैंक अकाउंट में जाएगा। अब ये हमें इसका बेनिफिट कैसे देगा, हमें ये समझना है। आगे बढ़ते हैं। अब सपोज आपने ₹1 लाख एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए। म्यूचुअल फंड का टोटल एनएवी, एनएवी या कॉर्पस भी बोलते हैं हम, एक वर्ड आता है कॉर्पस, या असेट अंडर मैनेजमेंट, एयूएम होता है। सपोज वो म्यूचुअल फंड है, उसने कहा कि मेरा 10 करोड़ का कॉर्पस है, तो आपने भी 1 लाख रुपए दे दिए। अब इस 10 करोड़ में आपका 1 लाख का शेयर है। म्यूचुअल फंड इसके बदले आपको यूनिट्स दे देता है। यूनिट्स का मतलब क्या होता है, वो एक तरह से उसको प्रोडक्ट बना देता है
कि वो ट्रांसफरेबल हो जाती हैं, आप सेल करोगे तो वो किसी और को दे देगा। अब मान लो उसने 10 करोड़ का फंड था, उसमें उसने कहा ₹10 पर यूनिट, तो मतलब 1 करोड़ यूनिट्स हैं उसके पास एट द रेट 10। जैसे कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है 1 करोड़ शेयर एट द रेट 10, तो वो 10 करोड़ मांग रही है एट द रेट 10 पर, तो 1 करोड़ शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ऐसे ही म्यूचुअल फंड अब आपको यहां पर आपने ₹1 लाख जो दिया था उसको ₹10 पर यूनिट से डिवाइड कर देगा। अगर ये नया म्यूचुअल फंड है, न्यू फंड ऑफर बोलते हैं NFO, जब स्टार्ट होता है तो वो डिवाइड कर देगा। तो इससे डिवाइड करके जो यूनिट आएंगी 10,000 यूनिट्स एट द रेट 10 करके आपको वो दे देगा। अब आप इसकी टोटल यूनिट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ यूनिट्स हैं, उसमें आपका शेयर 10,000 यूनिट्स का हो गया। तो अब इसने आगे उसको क्या किया, ये ₹10 करोड़ को उसने इन्वेस्ट कर दिया। मान लो निफ्टी की 50 कंपनीज में कर दिया उसने, निफ्टी 50 की कंपनीज ले ली उसने, उसमें उसने रिलायंस भी लिया, ITC भी लिया और निफ्टी 50 की सारी कंपनीज ली। तो यहां पर ₹10 करोड़ से वो फंड स्टार्ट हुआ। मान लो आज एक नया दिन है, ₹10 करोड़ से स्टार्ट हुआ है। अब इस ₹10 करोड़ के पीछे क्या है, उसने यहां पर 1 करोड़ यूनिट्स दे रखी हैं एट द रेट 10। इससे उसने फंड को स्टार्ट किया 1 करोड़ यूनिट से। अब इसकी वो परफॉर्मेंस देखेगा कैसे होगी, आगे देखते हैं। अब आप और बहुत सारे इन्वेस्टर यहां पर बैठे हैं और आपको क्या बोल दिया जाएगा यहां पर, यूनिट होल्डर्स। आप कहलाए जाओगे यहां पर यूनिट होल्डर्स। म्यूचुअल फंड ने 10 करोड़ 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया। सपोज फर्स्ट डे 1 पर उसने 10 करोड़ की 50 कंपनी ले ली। अब सेकेंड डे मार्केट अप होगी या डाउन होगी। सपोज मार्केट अप हो गई, NSE और BSE पर जो उसकी कंपनियां ली थी वो अप हो गई। फॉर एग्जाम्पल 10%, ये 1% बढ़ गई, इसको 10 ही ले लेते हैं, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल ये 10 करोड़ के शेयर्स 10% बढ़ गए, तो ये कितने के हो गए, अब 11 करोड़ की हो गई वैल्यू। रिलायंस का प्राइस बढ़ गया, TCS का बढ़ गया, ITC का कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ से ये वैल्यू हो गई 11 करोड़ अगले दिन। अब ये क्या करेगा, इस सेकेंड डे में वो पोर्टफोलियो की वैल्यू निकालेगा। अब पोर्टफोलियो उसका ओपनिंग क्या था, 10 करोड़, और उसकी करंट वैल्यू क्या है इस टाइम, 11 करोड़। तो पोर्टफोलियो की वैल्यू, करंट वैल्यू निकाली उसने। उसके बाद वो देखेगा डिविडेंड आया किसी कंपनी में, सपोज 10 लाख डिविडेंड आ गया। उसके अपने एक्सपेंसेस भी हुए होंगे, सपोज 5 लाख के एक्सपेंसेस हो गए। तो ये अब ये डेली कैलकुलेशन करेगा। एक्चुअल में जो 10 करोड़ का पोर्टफोलियो था वो है तो इन यूनिट होल्डर्स का ना, तो ये 10 करोड़ वाला पोर्टफोलियो का मालिक म्यूचुअल फंड नहीं है, म्यूचुअल फंड सिर्फ मैनेज कर रहा है। तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 11 करोड़। 10 लाख क्या आ गया, डिविडेंड ऐड हो गया। 5 लाख क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। तो वो अब NAV को डेली कैलकुलेट करता है। NAV में हमारी अब वैल्यू क्या थी, पोर्टफोलियो की वैल्यू 11 करोड़, प्लस क्या कर देगा वो डिविडेंड, 10 लाख डिविडेंड आया, लेस क्या कर देगा वो 5 लाख एक्सपेंसेस उसके। तो यहां पर जो नेट फिगर आएगी 11 करोड़ 5 लाख आ गई। अब इसमें यूनिट्स कितनी है, 1 करोड़ यूनिट्स, तो यूनिट प्राइस क्या आ गया, 11.5 पर यूनिट। अब आपने 10,000 यूनिट्स आपके पास हैं एट द रेट 10 वाली, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। अब आप जब चेक करोगे तो ₹10 से आपकी यूनिट हो गई 11.05, दैट इज योर गेन। तो NAV डेली चेक होगी। अब नेक्स्ट डे जब जाएगा
नेक्स्ट डे फिर वो एनएवी को कैलकुलेट करेगा। अब मान लो कि ये फर्स्ट डे था, ये सेकंड डे आ गया, अब थर्ड डे पे, थर्ड डे अब ओपन वैल्यू पोर्टफोलियो की क्या वैल्यू है हमारी, 11 करोड़ 5 लाख, 11.5 करोड़। अब उसमें वो करंट वैल्यू देखेगा, मान लो मार्केट डाउन हो गई नेक्स्ट डे और इसमें वैल्यू डाउन हो गई 50 लाख, 0.5 करोड़, 50 लाख डाउन हो गई। एक्सपेंसेस तो उसके होने ही होने हैं, सपोज 5 लाख उसके एक्सपेंसेस थे, मैं इसको 50 लाख लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो, 5 लाख लिख देता हूं ब्रैकेट में। अब वो फिर वैल्यू निकालेगा, एनएवी वैल्यू थर्ड डे पे, ये कौन से डे की आ रही है, थर्ड डे की। तो अब ओपन वैल्यू हमारी 11.05 थी, इसमें से माइनस कर देगा वो 50 लाख और माइनस कर देगा 5 लाख, तो 55 लाख लेस हो जाएगा, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 10.5 करोड़ पोर्टफोलियो की। मार्केट उस दिन डाउन थी, यूनिट्स 1 करोड़ ही थी उसकी, तो अब यहां पर एनएवी क्या आ गई, 10.5 पर यूनिट। तो मतलब आपने स्टार्ट किया था फंड एट द रेट 10 एनएवी पर, डे 1 पर वो 11.5 हो गई, डे 2 पर फिर वो 10.5 हो गई, ये डे 1 है, ये डे 2 है, और हो सकता है थर्ड डे ये दोबारा हो गई 12 हो गई। तो डेली एनएवी ही आपने देखनी है, और एक्चुअल में एनएवी वो टोटल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है, उससे वो डेली निकालते हैं। जैसे आप अपना पोर्टफोलियो देखते हो, मान लो आपके पास रिलायंस है, रिलायंस 10 लाख के थे, ये अप हो गए 11 लाख के। आईटीसी मान लो उसने 5 लाख के लिए थे, ये अप हो गए 5.5 लाख के। टीसीएस उसने लिया था सपोज 10 लाख का, वो डाउन हो गया 9.5 लाख। तो डेली वो वैल्यू निकालेगा, उस टोटल वैल्यू में डिविडेंड बोनस आया तो वो हमारा उसमें ऐड कर देगा, बोनस के शेयर्स ऐड हो जाएंगे हमारे पोर्टफोलियो में, और जो एक्सपेंसेस हैं वो अपने डिडक्ट कर लेगा, और जो आउटस्टैंडिंग यूनिट है उससे उसको वो डिवाइड कर देगा। मतलब अब मैं इस सारी बात को अगर कंक्लूड करूं तो हमें क्या समझ आया कि जो हम इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड को पूल करते हैं, पैसा सब यहां पर पैसे देते हैं, अपने फंड्स देते हैं, म्यूचुअल फंड इसको पूल करता है। पूल मान लो 10 करोड़ का हो गया तो वो उसको यूनिट्स में कर देता है, 1 करोड़ यूनिट्स एट द रेट 10। अब जिसने जितने पैसे दिए वो उनको वापस कर देगा यूनिट्स, क्योंकि उसको एक हमें प्रूफ तो देना है ना। अब मान लो यहां पर 1 लाख दिए थे तो म्यूचुअल फंड इनको 10,000 यूनिट्स दे देगा एट द रेट 10। यहां पर मिस्टर कोई बी है, ये ए है, ये सी है, इन्होंने मान लो 10,000 दिए थे तो इनको 1,000 यूनिट्स मिल जाएंगी। इन्होंने मान लो 5,000 दिए थे तो इनको 500 यूनिट्स मिल जाएंगी। अब ये इसको आगे इन्वेस्ट कर देगा ₹10 करोड़ को। अब ये 10 करोड़ डे 1 पर और ये डे 2 पर 11.5 करोड़ वैल्यू हो गई। अब इस दिन जो भी एक न्यू इन्वेस्टर आएगा, ओपन एंडेड फंड है तो वो डेली बाय सेल कर सकता है, ओपन एंड उसको इस रेट पर ही यूनिट्स मिलेंगी। अब मान लो इसने 1 लाख रुपए दिए तो 1 लाख को 11.05 करके जो यहां पर यूनिट्स आएंगी वो उसको यूनिट अलॉट हो जाएंगी। और जबकि हमें कितने की मिली थी, एट पार, जब नया फंड शुरू हुआ था। तो एनएफओ आप वर्ड सुनते होंगे, एनएफओ कमिंग, एड भी हम देखते हैं। तो एनएफओ का मतलब होता है कि हमें स्टार्टिंग के बेस रेट पर मिलता है, उसके बाद हम जब भी न्यू पर्सन एंटर करता है तो उसको डेली एनएवी मिलती है। अब यहां पर एक मिस्टर डी आए तो उनको 11.5 के हिसाब से मिलेगी। अब यहां पर मिस्टर सी ने सपोज कहा कि सेल, मुझे रिडेम्पशन चाहिए, उनको पैसा वापस चाहिए, तो उनको भी पैसा किससे वापस मिलेगा, 11.05 से। और जबकि इन्वेस्टमेंट उनकी कितनी थी, 10 रुपए की, तो उनको पैसे किसके हिसाब से वापस मिलेंगे, सेल वैल्यू 11.05 की।
तो हमें अब ये समझ आया कि NAV इज अ प्राइस, वो नेट कंक्लूजन है टोटल पोर्टफोलियो का। सपोज यहां पर 1 लाख इन्वेस्टर्स हैं, ये छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने म्यूचुअल फंड को पूल करके पैसा दे दिया। 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ की बात होती है, मैं तो छोटा एग्जांपल ले रहा हूं। म्यूचुअल फंड ने उसको इन्वेस्ट कर दिया 100 कंपनीज या निफ्टी 50 की कंपनीज में। तो जिस जिस कंपनी में उसने शेयर्स लिए वो कंपनी का मालिक है। अब ये कंपनीज की परफॉर्मेंस से ये NAV फ्लक्चुएट होगी, जो डेली अप डाउन होती है। ये प्राइस अप होंगे, डाउन होंगे, उससे NAV अप होगी और डाउन होगी। अप होगी तो हमें पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा, म्यूचुअल फंड अपने एक्सपेंसेस ले लेगा। डाउन होगी तो हमारा लॉस भी होगा और एडिशनल एक्सपेंसेस हमें और देने पड़ जाएंगे। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज में भी आ जाता है म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड में डेफिनेटली जो टीम संभाल रही है उसके खर्चे तो हैं ही हैं। तो अगर मार्केट डाउन भी आ रही है तो दे आर नॉट बॉदर्ड, उनको तो अपना खर्चा लेना ही लेना है। अब मान लो कि डे 1 पर ही ₹10 करोड़ इन्वेस्टेड इन 100 कंपनी, इसको हम बोलेंगे पोर्टफोलियो, जो आपका पोर्टफोलियो है। अब डे 2 पर मार्केट डाउन हो जाती है और इसकी वैल्यू 9 करोड़ रह गई। तो 9 करोड़ वैल्यू हुई, तो साथ में जब वो NAV निकालेगा तो NAV के लिए तो वो ये देखेगा 9 करोड़ माइनस एक्सपेंसेस तो होंगे ही होंगे। और मान लो कोई डिविडेंड उस दिन नहीं आया तो मान लो उस दिन एक्सपेंसेस 5 लाख उसके एक्सपेंसेस थे, जो डेली पूरे ईयर के वो बाइफरकेट कर देते हैं पर डे। सेबी की लिमिट है कि इतने % तक वो एक्सपेंसेस ले सकते हैं। वो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा कि आपको उसके तरफ नहीं जाना। तो यहां पर जब NAV आएगी तो 10 करोड़ वाला पोर्टफोलियो 9 करोड़ रह गया, तो 8.95 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़ यूनिट्स, तो यहां पर ₹8.95 NAV रह जाएगी। और जो स्टार्ट हुई थी ₹10 से। तो यहां पर पोर्टफोलियो तो 10 करोड़ वाला 9 गया, तो 9 रहनी चाहिए थी NAV, बट ये एक्सपेंसेस हैं, ये डाउन करके हमें जो मिलेगा वो 8.95 मिलेगा। अब नेक्स्ट डे मान लो डे 3 पर अब हमारा पोर्टफोलियो है 8.95 करोड़ का, और उस दिन मार्केट बराबर रह गई फ्लैट, तो भी हमारे यहां पर 5 लाख और लेस हो जाएंगे और यहां पर हमारी वैल्यू रह जाएगी 8.90 करोड़। ये डे 3 पर जो NAV आएगी वो और कम हो जाएगी अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं होती। मान लो जो हमारे सारी 100 कंपनीज थी उनका नेट इफेक्ट 0 आया, जितना ही कल वैल्यू थी ऐसे ही आज वैल्यू है, थोड़ी बहुत ही कम ज्यादा हुई है या ऑलमोस्ट बराबर है, बट 5 लाख तो हमारे लेस होंगे ही होंगे, तो हमारी NAV और डाउन हो जाएगी। अब हम थर्ड डे पर अगर लेने जाएंगे तो थर्ड डे पर NAV 8.9 आएगी, और 8.9 में अगर हम कोई नया इन्वेस्टर खरीदने जाए यूनिट्स तो उसको 8.9 पे मिलेंगी अगर वो बाय करता है। अगर कोई इन्वेस्टर सेल करता है, मतलब रिडेम्पशन जिसको बोलते हैं, तो भी उसको इसी प्राइस पर ही पैसा वापस मिलेगा। तो NAV इज अ प्राइस एट विच म्यूचुअल फंड यूनिट्स कैन बी बॉट और सोल्ड। अगर मैं क्रक्स बोलूं तो म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर से वो एक ही प्राइस पर डील करेगा और उस प्राइस में सारी इन्वेस्टमेंट फैक्टर्ड होती हैं। वो एक उसका कंक्लूजन होता है, उसका एक नेट इफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड NAV। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। बहुत ज़्यादा टेक्निकल है ये, काफ़ी कुछ इसमें चीज़ें बताने के लिए हैं, बट मैं आपको बिल्कुल सिंपल लेमैन भाषा में ही बताने जा रहा हूं कि हमारे और म्यूचुअल फंड के बीच में जो डीलिंग होगी वो है NAV प्राइस। और NAV का मतलब है कि जो उसका पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू, वो पोर्टफोलियो 100 कंपनीज, 50 कंपनी, 10 कंपनी, 20 कंपनी, जितनी भी कंपनी का है, उस सब का एक क्रक्स एक प्राइस में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड NAV।
क्रक्स कैसे निकलता है, इन 50-100 कंपनीज की कैलकुलेशन होगी। जैसे हमारा पोर्टफोलियो शो कर रहा होता है, किसी कंपनी का प्राइस बढ़ा, किसी का कम हुआ तो नेट इफेक्ट लिया जाता है, उसमें डिविडेंड आया तो डिविडेंड ऐड होगा, एक्सपेंस हुए तो चले जाएंगे। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि अच्छी तरह से समझ आ जाए, अगर किसी को पहले कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों ऐसे ही आपकी नॉलेज बढ़ाना हमारा पर्पस है, और आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। आप जितना ज़्यादा इसको सपोर्ट कर रहे हो एजुकेशन को, उतनी ज़्यादा हमारी हिम्मत होएगी। आपके सब्सक्रिप्शन, वीडियोस को शेयर करना, चैनल को बढ़ाना आपका भी पार्ट है, नॉलेज देना हमारी ड्यूटी है। ठीक है जी, मिलते हैं आगे, टेक केयर, बाय बाय।